बिफोर मूविंग अहेड, जहाँ हम कल हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे थे, हाइड्राइड्स का हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया कल हमने? हाइड्राइड्स का रेड्यूसिंग कैरेक्टर है ना, देखा हमने। बॉन्ड यस एंगल। सर। कैरेक्टर के बारे में देखा और एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में देखा। उसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हाइड्राइड्स के बारे में आता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा होती है। टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है? जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, वहां में लिखा भी था डिटेल में। बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे करते हैं जब भी कोई कंपाउंड से दिया होता है, सेम फंडा यहाँ पे यूज करेंगे। जनरली जो है बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड होता है? का मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड होता है ना। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। परंतु अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, है ना, तो दो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा पर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, इट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर 15 ग्रुप की अगर हम हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, तो अभी कायदे से अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम बात करेंगे, टू टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए था? सबसे हाईएस्ट BI SB ना, इस तरह से होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट अगर हम बात करें। बट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे? NH3। सिर्फ देखिए NH3 जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 द सीक्वेंस विल बिकम लाइक दिस नाउ। अब ये सीक्वेंस ऐसा हो जाएगा। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जरूर वो डोमिनेट करेगा मॉलिक्यूलर वेट को, पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो कितने लोगों को डोमिनेट करेगा, है ना, किस हद तक वो डोमिनेट कर सकता है ये हमको पता नहीं चलता, ठीक है ना, वो थियरी से मालूम चलता है, फैक्ट्स है। सो यहाँ पे वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अमोनिया टू बी द हाईएस्ट। तो यहाँ पे सीक्वेंस इस प्रकार से है, इट डोमिनेट सर्टेनली, बट हाउ मच? अब भी BI3 हाईएस्ट है। इट कुड डोमिनेट 2 पीपल, PS3 एंड ASS3, तो अमोनिया यहाँ पे आएगा, बाकी सब सेम। अमोनिया अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दो लोगों को डोमिनेट कर सकता है, तो ये सीक्वेंस होगा। अगर हम ये थियरी नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? एग्जाम में हमको लगेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब वो डोमिनेट करेगा तो हाईएस्ट हो जाएगा, है ना, अमोनिया को हम एकदम हाईएस्ट कर देंगे और जो सीक्वेंस है अमोनिया हाईएस्ट वो टिक मार देंगे। ऐसी गलती कर देते हैं। कंसेप्ट सही है, डोमिनेट करेगा, पर कितना करेगा वो जानने के लिए थियरी पढ़ना ही पड़ता है। नोट किया आप लोगों ने इसको? यस सर। तो 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। वह थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो वही होगा जो हमने कल पढ़ा, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। somebody is saying something? वो कुछ बोल रहा था क्या? अगर इनके इस ग्रुप के हैलाइड्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने कल हाइड्राइड्स के बारे में बात किया, ऑक्साइड्स के बारे में बात किया, ऐसे अगर हम हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे, generally they form two types of halides, that is trihalides and pentahalides। बिकॉज आप जानते हैं इस ग्रुप का जो है मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 और +5 है।
So they form trihalides and pentahalides like NCl3, PCl3, है ना, NCl5, PCl5, बराबर। किसी कोई दिक्कत? NCl5 नहीं होते हैं ना? हाँ सर NCl5 नहीं होता है, NCl5 पॉसिबल नहीं है, जो मैं लिखूं सही नहीं होता है, आपको ध्यान देना है। तो आर्यन ने ध्यान दिया। सर NCl5 पॉसिबल नहीं है, सर NCl3 पॉसिबल है, तो PCl3 पॉसिबल है, PCl5 पॉसिबल है पर NCl5 पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगला क्वेश्चन उठते ना, ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? डिस्कस किया हमने पहले भी। क्योंकि फॉस्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है ना, बिकॉज फॉस्फोरस हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, उसीलिए वो जो है ना मोर देन ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, अधिक इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकता है। बिकॉज व्हेन दे फॉर्म पेंटाहैलाइड्स उनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और नाइट्रोजन बीइंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट, नाइट्रोजन बीइंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट, लिख लेते हैं, नाइट्रोजन बीइंग second period element can accommodate a maximum of 8 electrons only. Hence, NCl5 is not possible. But phosphorus being third period element has empty d orbital, because of which it can form PCl5. Is it clear to everybody? Yes, sir. पहला क्वेश्चन, रंगनाथा, lights. डन। आओ देखते हैं। बता, ये सब जो ट्राई हैलाइट्स है, ये ट्राई हैलाइट्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ तो? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्राई हैलाइट्स? sp3. sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ट्राई हैलाइट्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एंड व्हाट इज देयर ज्योमेट्री एंड शेप? Tetrahedral or pyramid. Tetrahedral geometry, pyramidal Geometry. shape. What about the pentahalides? Pentahalides का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2. sp3d2। Why sp3d2? HP3D आएगा सिर्फ। sp3d आएगा सर। sp3d ना? हाँ सर। sp3d। Shape and geometry? Trigonal bipyramid. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दोनों सेम ही होगा शेप और ज्योमेट्री, बस यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। इसमें से कुछ कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जानना इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे होते हैं, हाउ देयर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर। नाउ यू टेक NCl3 प्लस पानी हम जब डालते हैं तो आपको मिलेगा, देखिए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एक्चुअली ऑन हाइड्रोलिसिस। आपको मिलता है NH4OH प्लस HCl,
तो बैलेंस अगर लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे यू सी हाउ द ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, सेम ग्रुप के जो हैलाइड्स है अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स आपको देंगे। नाइट्रोजन देगा इस प्रकार से। अब देखो नाइट्रोजन कंपाउंड्स कैसे है। अब वही जगह पे अगर हम लेते हैं फास्फोरस का, तो फास्फोरस देगा H3PO3। नाइट्रोजन क्या दे रहा है आपको? बेस दे रहा है, एक NH4OH और HClO। फास्फोरस का एसिड मिल रहा है, आर्सेनिक आर्सेनिक भी सेम फास्फोरस दे रहा है, लाइक फास्फोरस ओनली। तो ये दोनों का रिएक्शन एक जैसा है, ये दोनों का रिएक्शन जैसे जोड़ी। बाकी दो जो है उनका रिएक्शन किस प्रकार से? नोट किया आपने? जैसे एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, इनका बहुत पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, कंप्लीटली नहीं होता। तो इसके हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबका सेम जैसा नहीं है ना, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। सबका एक जैसा नहीं है। सर नाइट्रोजन वाला एक बार दिखाइए ना। जो पहला दो है ना, NCl3 और फास्फोरस आर्सेनिक वाला जो है ना, इसके लिए मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ। इसको हम लॉजिकली भी कर सकते हैं, लॉजिकली, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। जब कंप्लीट रिएक्शन होता है वहां लॉजिक लगाना पॉसिबल है, बिकॉज लास्ट टू में वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। तो पार्शियल में कितना पार्शियल होगा वो तो किसी को यहाँ पता नहीं है, इसलिए वो याद करना पड़ेगा लास्ट वो रिएक्शन। पर ये रिएक्शंस को हम लॉजिकली भी कर सकते हैं, बुद्धि लगा के। बताऊं? गरज नहीं है आपको ऑलरेडी बहुत बुद्धि है। सर बताइए ना। सर बताइए। अच्छा ठीक है, बताना है तो बता। लिख लिया आपने? सर पिछली स्लाइड एक बार दिखाओ। सही है? नाइट्रोजन। हाँ हो गया सर। Okay. Now you see, और हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाइड्रोलिसिस करना है, लेट्स सी NCl3, ये है NCl3 बराबर। पिक्चर हम पानी से रिएक्ट कर रहे हैं, H2O is HOH। तोड़ो और जोड़ो हमने किया, याद है तोड़ो जोड़ो कंसेप्ट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया हमने। यस सर। जो आप के तोड़ो जोड़ो, वही तोड़ो जोड़ो हम करेंगे यहाँ पे। तोड़ो, OH माइनस बनेगा, H प्लस बनेगा। अगर बताओ Cl और N के बीच में बॉन्ड टूटेगा, किसके ऊपर आएगा प्लस, किसके ऊपर आएगा माइनस? Cl और N में से किसके ऊपर आएगा प्लस, किसके ऊपर आएगा माइनस? N पे प्लस। माइनस। Cl के ऊपर आएगा प्लस, बिकॉज जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। FON उसके बाद Cl। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो जब N और Cl के बीच में बॉन्ड टूटेगा, N के ऊपर आएगा माइनस, Cl के ऊपर आएगा प्लस, ठीक है? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया भाई 3 माइनस चार्ज। ये जो Cl प्लस है, तो हमने 3 मॉलिक्यूल से वाटर ले लेंगे, ताकि 3 Cl। H प्लस जो है, सॉरी Cl प्लस है ना, Cl प्लस तो किसी जुड़ेगा वो HO OH माइनस जुड़ेगा, है ना?
Cl प्लस एंड OH माइनस, प्लस और माइनस जुड़ेंगे आपस में तो क्या बनेंगे? HOCl बनेगा, है कि नहीं? खोपड़ी की झोपड़ी। Yes, sir. यस सर। यू गेट HOCl। अब N माइनस के ऊपर जुड़ेगा H प्लस H प्लस H प्लस, क्या मिलेगा आपको? अमोनिया। तो बेसिकली व्हाट यू गेट इज अमोनिया प्लस HOCl is what you're going to get after the hydrolysis reaction. आप बोलेंगे सर तुम जब चुकला है ना, देखो सर आपको तो मिला अमोनिया और यहाँ पे क्या लिखा है? NH4OH। तो ऐसा क्यों? क्वाइट मिसलीडिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपका आंसर अमोनिया प्लस HCl ही मिलेगा। आपको अमोनिया प्लस HCl ही मिलेगा। पर अगर वाटर जो है, अगर आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, पानी जो है हम बहुत मात्रा में लेते हैं, अगर पानी ज्यादा है, पानी वहां पे अवेलेबल है, प्रोडक्ट बनने के बाद ही पानी आप बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है? ये अमोनिया जो है पानी से रिएक्ट कर लेता है। अमोनिया जो है उस पानी से रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी सेम लॉजिक है। अमोनिया ये H2O H प्लस और OH माइनस, पहले H प्लस गेन करता है, ये अमोनियम आयन बनाता है, फिर ये दोनों जुड़ते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आप अमोनिया और वाटर को साथ में देखो, समझना वो NH4OH या फिर NH4OH दिखता है ना, इट कैन बी रिटन एज अमोनिया प्लस वाटर। ये भी आप प्रोडक्ट में लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही है, याद रखना। सो अगेन इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक। कहीं पे आपको अमोनिया दिया रहेगा, कहीं पे NH4OH दिया रहेगा। NH4OH क्यों बना? अमोनिया पानी से रिएक्ट करके NH4OH बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. इसी प्रकार से अगर हम इसके लिए देखते हैं लॉजिक, सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो। हम PCl3 एग्जांपल लेते हैं। बताओ Cl के ऊपर क्या है, प्लस की माइनस? Minus. ना, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर अल्टरनेटिव इन नेचर, तो फास्फोरस के ऊपर आएगा प्लस। तो P की, अभी P के ऊपर 3 प्लस आया, तो P क्या है, किससे जुड़ेगा? OH माइनस जुड़ेगा। तो 3 OH माइनस जाएंगे, अटैक करेंगे P के ऊपर, तो POH थ्राइस बनेगा, प्लस H प्लस और Cl माइनस जुड़ेंगे, क्या बनेगा? HCl बनेगा। POH थ्राइस को मैं लिख सकता हूँ क्या? दिस इज नथिंग बट H3PO3 बराबर का? Yes, sir. Yes, sir. तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हाँ? अगर आपको समझ में आया तो। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये 3 हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आप ऐसे कर सकते हो, तोड़ो और जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में हो गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनका एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, इफ यू टॉक अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, ये जो ट्राइक्लोराइड्स का डाउन द ग्रुप क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? डिक्रीज। Decrease. जो इंक्रीज बोल रहे हैं बताओ क्यों इंक्रीज, जो डिक्रीज बोल रहे हैं बताओ क्यों डिक्रीज? हम बात करेंगे सिर्फ PCl3, ACl3 और SPCl3। इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो तीनों के पास क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल है,
है ना? All these three have vacant d orbital. They can accept a lone pair and act like an acid. What do you think? कुछ बोले यार, कोई है कि नहीं क्लास के अंदर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कल देखा था वैसे कंसेप्ट, वो यूज करना क्या? तुम मुझे पूछ रहे हो? लुईस कंसेप्ट करके लगा लो लुईस कंसेप्ट, लगा लुईस कंसेप्ट क्या बोलेगा? लुईस कंसेप्ट क्या बोलेगा? more is the electron density, more is better electron is the density, more is the basic character बोलेगा। तो उसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? सबसे बेस्ट बेस होना चाहिए PCl3, फिर ACl3, फिर HCl3। हाँ फिर SD कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा, SD कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा, है ना? तो सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा? HbCl3 होगा, फिर ACl3, फिर PCl3, बराबर? हाँ ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हर जगह हमारा कंसेप्ट काम नहीं करता है, और यही जो चीजें है ना एग्जाम में पूछी जाती है, जहां हम कंसेप्ट लगाते हैं और हमारा कंसेप्ट फेल हो जाता है। यही प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो सभी चीजें आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपका कंसेप्ट काम नहीं करेगा, दो वो सही है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो सही है, वैसा ही होना चाहिए था, पर वैसा नहीं। और the fact is different. The fact is acidic strength decreases down the group. Acidic strength decreases down the group. ये इन चीजों को बॉक्स बॉक्स बना के कुछ तो अलग से लिखिए, ताकि ये सबको आप रट्टा मार सको। उसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए। कर लिया? यस सर ये लिखा, उसके नीचे लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लिखा ना, उसके नीचे और एक पॉइंट लिखो, in case of nitrogen halides, in case of nitrogen halides, basic strength follows the order. अब देखो यहाँ पे हैलोजन फिक्स किया हमने, हैलोजन सेम था और ये अपना जो एलिमेंट है वो डिफरेंट था, कैटायन वाज डिफरेंट। अगर अभी हम नाइट्रोजन हैलाइड्स को लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्स है और हैलोजन्स को हम चेंज करें, NF3, NCl3, NBr3 और NI3। अच्छा लॉजिकली बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? बेसिक कैरेक्टर कैसे बताएंगे यार? सबसे अधिक बेसिक कौन होगा? हाँ जी, NF3 होगा। the order of basic strength of nitrogen halides will be like this. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सेम एटम है और उसके अलग अलग हैलाइड्स है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना उसके बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा? Ni3 में, N और I के बीच में, बिकॉज N और F दोनों ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है ना, तो उनका डिफरेंस कम होगा। तो यहाँ पे फंडा क्या है, जब भी सेम एलिमेंट के अलग अलग हैलाइड्स हैं तो क्या देखना है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना है।
electronegative difference. More is the electronegative difference, more is the basic character. और इनमें से जनरली जो NF3 होता है ना, NF3 इज हाईली अनस्टेबल होता है. NF3 वो बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होता है, तो उतना वो एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में. इवन Ni3 भी दिक्कत होगी, बिकॉज NF3 में दिक्कत है, और जनरली ऑलमोस्ट सभी इनके नाइट्रोजन के हैलाइड्स में दिक्कत है. एक रीजन बेसिक ये है कि नाइट्रोजन बहुत छोटा है, उसके वजह से वो अकोमोडेट नहीं कर पाता है इन लोगों को. स्टार्टिंग के एलिमेंट्स में दिक्कत ये है कंपाउंड्स में कि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, डिफरेंस बहुत कम है, तो उसकी वजह से उतना पोलैरिटी नहीं है, और लो पोलैरिटी होने की वजह से बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घट जाता है. अब जानते हैं आयनिक बॉन्ड इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट जाता है. अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि एटम का साइज बढ़, सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ रहा है, नाइट्रोजन बहुत छोटा है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस से प्रॉब्लम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम होगा. और कुछ और पॉइंट्स क्या इसके अंदर हाइलाइट्स के लिए काम करो, हाइलाइट से कुछ एडिशनल रिएक्शंस लिख लो. यहाँ पे एंड करते हैं ट्राई हाइलाइट्स को. थोड़ा इस बार आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक के अंदर, बिकॉज जो पेपर्स अभी आ रहे हैं जेई के, इनऑर्गेनिक में ये बैंड बज रही है. इनऑर्गेनिक के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. सर मोहित वेटिंग रूम में, उसको लो ना अंदर. एक बार टाइम है क्लास को आने का, खत्म होने का है. Just note down this extra reactions. नोट किया? Yes, sir. ये ऐसा है, ठीक है. पेंटाहाइलाइट्स आर थर्मली लेस स्टेबल देन, यहाँ पे थर्मली लेस स्टेबल देन
ट्राइहैलाइड्स, बताओ क्यों, क्या रीजन हो सकता है इसका पीछे? पेंटाहैलाइड्स 5 हैलोजन है ना चारों तरफ में, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। PCl5 exists as जो भी याद करने वाली बात लिख के दे रहा हूँ आपको मैं तेरी। Noted. अगला Yes, sir. पॉइंट PPR5 and PI5। तो ये कुछ हाइलाइट्स के बारे में बातें थी, some highlights, conception theory, oxides, hydrides, ये थे halides, अब हम करेंगे सीक्वेंस में चलते हैं अभी एनसीईआरटी के हिसाब से। तो हम 15th ग्रुप के बारे में बात करेंगे। 15th ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन है। हाँ सो जो PBr4 उसके ऊपर प्लस चार्ज या -1 है? प्लस। सर वो थर्ड पॉइंट दिखाओ ना। talking about the nitrogen, नाइट्रोजन जो है अब जानते हैं डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में, दैट इज N2, और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N इस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है एज ए नाइट्रोजन गैस, उसको हम डाई नाइट्रोजन बोल सकते हैं।
अराउंड 78% ना, अराउंड 78% बाय वॉल्यूम जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट। एंड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हमने एस ब्लॉक में वो सॉल्टपीटर पढ़ा था ना, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्टपीटर एंड चिल सॉल्टपीटर, से नाइट्रेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ क्रस्ट में। एटमॉस्फेयर में तो N2 के फॉर्म में यूज करता ही है, नाइट्रेट्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और डिफरेंट अमोनियम सॉल्ट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। हम बात करते हैं नाइट्रोजन, अब मुद्दे की बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के रिएक्शंस देखते हैं। तो एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन दिया हुआ है। लेट्स बिगिन विद प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। पहला NH4NO2 को हीट करना। अब देखो लॉजिक समझो, हाँ मैं यहाँ पे आपको रटाऊंगा नहीं, जितना हो सके मैं लॉजिक बताऊंगा, आप लॉजिक बहुत ध्यानपूर्वक समझना। अब देखो NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके नाइट्रोजन बनाना है, तो ये प्रोडक्ट जो है ना आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो इतना तो पक्का है। आप देखो एक जान दे, एक बात बताओ, अमोनियम नाइट्रेट क्या आपको स्क्वीज करना आता है? क्या आप कपड़ों को स्क्वीज करते हो धोने के बाद? ऐसे करते हैं ना, मोड़ते हो यार ऐसे पानी निकालने के लिए। हाँ सर। हाँ, तो जब स्क्वीज करते हो तो क्या निकलता है? पानी। पानी। झाग। तो इसको भी स्क्वीज कर दो, अमोनियम नाइट्राइट को स्क्वीज करो, कितना पानी निकलता है इसके अंदर? जितना पानी निकलता है उतना पानी निकालो। 2H2। 2H2। इससे 2 H2 निकल जाएंगे। पानी निकालने के बाद क्या बचा? ये पूरा निकल गया 2 H2O, क्या बचा? 2 N बचे, मतलब N2। हाँ नाइट्रोजन। तो ये रिएक्शन है जी, समझा गया लॉजिक? हाँ। निचोड़ दो भैया, निचोड़ दो, हाँ, पानी को निकाल दो, जो बचेगा उसको लिख दो। ये पहला रिएक्शन। दूसरा अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। निचोड़ो इसको, कितना पानी निकलता है? निचोड़ डालो इसको भी, कितना पानी निकलता है यहाँ पे? कितना? 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन मतलब 4 पानी निकलेगा, 4H2। हाँ है ना? 4 H2 तो निकाल सकते, जितना निकाल सकता था निकाल दो। हाइड्रोजन समझेगा आपको, कितने हाइड्रोजन? 8 हाइड्रोजन मतलब 4 पानी निकलेगा। अब 4 पानी निकालने के बाद देखो तुम यहाँ से पूरा हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ बताओ? N2। यहाँ पे हाइड्रोजन गायब हो गया, N2 बचेगा। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन निकल गया बाहर? 4 ऑक्सीजन निकल गया, क्या बचेगा? Cr2O3 बचेगा। तो N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2, ये आंसर है ना? मजेदार। हाँ। मेरी नजर से देखो तो केमिस्ट्री आसान लगेगा, बहुत सारी चीजें, क्योंकि रटने के लिए बहुत सारी बातें हैं। यस और सर। तो कुछ चीजें सिंपल हो जाना चाहिए, तो कुछ रटने को चलेगा। सभी रटना है तो बैंड बज जाएगी। थर्ड रिएक्शन एजाइड का है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल एजाइड का दिया है वो बेरियम एजाइड है। बेरियम एजाइड याद रखिए, कोई भी एजाइड, आई थिंक 2 years बैक जो क्वेश्चन आया था जेई में, that was not barium azide. Yes, even which azide? I'm not remembering. उन्होंने दूसरा कोई एजाइड दे दिया एग्जाम में। एनसीईआरटी में बेरियम एजाइड है, ही गave some other azide, some other metal का दिया। पर कोई भी एजाइड को हीट करेंगे ना आपको नाइट्रोजन ही मिलेगा। हाँ, आपको मेटल प्लस नाइट्रोजन मिलेगा। एनी एजाइड, कोई भी एजाइड को आप हीट करेंगे तो आपको मेटल एजाइड को हीट करने पे मेटल प्लस नाइट्रोजन मिलेगा।
दो एनसीईआरटी में बेरियम एजाइड दिया, पर कोई भी एजाइड ले लो आप, हेटेड टू गेट नाइट्रोजन प्लस, अलग हो जाएंगे दोनों, अलग से सेपरेटेड, मेटल अलग है, नाइट्रोजन अलग है। ये तीन चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है। अगर इसके अलावा कुछ रिएक्शन, इट वाज सोडियम एजाइड, जो क्वेश्चन आया था सोडियम एजाइड, याद है? सोडियम एजाइड को हीट करेंगे तो ये मिलेगा सोडियम प्लस नाइट्रोजन। These two are famous. चौथा, अब अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी रिएक्शन लिखते हैं, जो एनसीईआरटी में थी उसके अलावा आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा करके। पहला तीन एनसीईआरटी वाले जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस है, वो अगर हम बात करें तो यू कैन डू एमोनिया, अगर आप ट्रीट करते हो कुप्रिक ऑक्साइड्स और हीट करोगे। थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्या हो सकता है? ये हाइड्रोजन ये और ये ऑक्सीजन का बीच का एफिनिटी बहुत खतरनाक होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एफिनिटी बहुत स्ट्रांग होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बनाएंगे पानी। हाँ, इसका हाइड्रोजन गायब हो गया, बीच में नाइट्रोजन बच गया, ऑक्सीजन गायब हो गया, यहाँ पे सिर्फ कॉपर बच गया। This is urea. Urea, if you react with nitrous acid, urea and nitrous acid, इस रिएक्शन में क्या क्या बनने की संभावना है बताओ, प्रेडिक्ट करो। देखो एक बात तो आपको पता ही है, ये प्रिपरेशन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो बनाना है, तो नाइट्रोजन के साथ और क्या मिलने की संभावना है आपको? यहाँ क्या क्या बन सकती है? यहाँ है कौन? देखो कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। CO2 और वाटर। क्या बात है, वेरी गुड। CO2 और वाटर। तो आपको लॉजिक काम करना शुरू करना चाहिए। एज यू डू डील विद केमिस्ट्री मोर एंड मोर, अपने आप वो लॉजिक क्रिएट हो जाता है, अपने आप यू स्टार्ट गेटिंग लॉजिक्स। मतलब आपका इंट्यूशन काम करने लगता है, और आपका इंट्यूशन ऐसा काम करता है कि ना, 99% टाइम आप जो गेस करते हैं सही हो जाता है। ये तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन लिख लिया। यस सर। देखो NOTE नोट, on commercial scale, nitrogen is obtained by the fractional distillation of liquefied air. On commercial scale, nitrogen is obtained by fractional distillation of liquefied air. Full stop. Nitrogen having lower boiling point. Nitrogen having lower boiling point nitrogen having lower boiling point distills over first, leaving behind oxygen. सर N2 having lower boiling point क्या रिपीट करो ना। Having lower boiling point distills over first,
लीविंग बिहाइंड ऑक्सीजन। यही फंड है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले उड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पहले उड़ जाएगा, ऑक्सीजन नीचे ही रह जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन को एयर से तैयार कर सकते हैं, एयर की भरपूर मात्रा में है तो एयर को यूज करके ही बनाते हैं। हम बस कोई रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। What about the physical properties of nitrogen? To talk about the physical properties, nitrogen के, nitrogen is colorless, odorless and tasteless. Correct? Maximum ऐसे ही रहता है ना majority compounds का, colorless, odorless and tasteless. एयर से लाइटर है कि हेवियर है नाइट्रोजन? It is lighter than air or heavier than air? सेम। नहीं पुत्र, सेम कैसे होगा? Lighter. देखो ना एयर में, देखो एयर वो में क्या है? नाइट्रोजन को एयर कंसीडर करते हैं ना, और ज्यादा करके नाइट्रोजन होता है ना एयर में। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला सिद्धांत ने, एकदम बराबर पकड़े हैं। पर फिर भी सिद्धांत देखो, एयर में क्या है, ज्यादातर नाइट्रोजन है 78%, पर ऑक्सीजन भी है ना बाकी 21% के आसपास। तो हाँ, अदर गैसेस भी है। हाँ आप सही बोलते, स्लाइटली कम होगा ना, स्लाइटली लाइटर होगा नाइट्रोजन। हाँ, अगर हम बोलेंगे लेस देन ग्रेटर देन, तो नाइट्रोजन का कम ही होगा ना एयर से, बिकॉज एयर के अंदर नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, दो लोग हैं। मानता हूँ भैया, मानो दो, एक बाप है और एक बेटा है छोटा सा, इसको बोलते हैं एयर। अब मैं बोलता हूँ एक तराजू में इनको रखते हैं और एक तराजू में सिर्फ बाप, दो एयर का जो है वेट इज बिकॉज ऑफ दिस बाप ओनली, पर बेटे का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ तो होगा ना, कम है पर होगा ना, किसका भी ज्यादा, दोनों में से इसका ज्यादा होगा, दो उतना डिफरेंस नहीं होगा पर होगा। तो नाइट्रोजन इज लाइटर देन एयर बट नॉट दैट लाइटर, स्लाइटली। और पानी में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है नाइट्रोजन, you can say sparingly soluble or insoluble only. Sparingly is like almost insoluble in water. And nitrogen poisonous होता है कि non poisonous होता है? हाँ जी, is it poisonous? No, it is not poisonous. नाइट्रोजन पॉइजनस नहीं है, फिर भी मर जाएंगे। अगर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं, if you go in the atmosphere of nitrogen, many of the animals die. The reason for that is नाइट्रोजन पॉइजनस नहीं है, पर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से घुटन होता है और हम मर जाएंगे। तो नाइट्रोजन नहीं मार रहा है, नाइट्रोजन के ज्यादा होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन ना होने की वजह से हम मरेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से? The two isotopes of nitrogen, परंतु जो ये 15 वाला है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर है। ये जब बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में नेचर ने पाया था, तो बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक ही, नाइट्रोजन मतलब N14 लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।